जादुई 3 साड़ी घर का जादू। मधुबाला के पिता सोमनाथ एक दर्जी थे। वो सिलाई करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। मधुबाला की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम जिया था। बहुत ही खुशहाल परिवार था मधुबाला का। एक बार की बात है, शादी का सीजन था। मधुबाला की माँ, शादी का सीजन है तो अभी कुछ दिन रात में मैं अपनी दुकान पर ही सोऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ही काम है तो रात में भी काम करना पड़ेगा। आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं जी। पूरी रात जाकर लोगों के कपड़े सिलते हैं। आखिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। मधुबाला की माँ, ये तो मेरा फर्ज है। आखिर अभी से ही दोनों बेटियों की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना है, तभी तो हमारा कल अच्छा होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मधुबाला के पिता दुकान पर चले जाते हैं। वो देर रात तक कपड़े सिलते और थोड़ी देर के लिए वही दुकान पर ही सो जाते। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन सोमनाथ रोज की तरह ही खाना खाकर घर से दुकान के लिए निकला, लेकिन किसी को क्या पता था कि वह अब कभी लौटकर घर नहीं आएगा। वो रात काली और तूफानी थी। सोमनाथ अपनी दुकान में कपड़े सिल रहा था, लेकिन बाहर बार बिजली के करकराने की आवाज उसे बेचैन कर रही थी। वह देर रात तक काम करता रहा और फिर सुबह होते होते उसकी आंख लग गई और वह वहीं सो गया। तभी हवा के तेज झोंके से दुकान में जल रहा मंदिर का दिया उसके कपड़ों पर गिर गया और धीरे धीरे करके उसकी पूरी दुकान आग के आगोश में आ गई। सोमनाथ बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। उसे कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर उसके दुकान में क्या हो रहा है। जब आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ी तो गर्माहट से उसकी आंखें खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। वह आग से पूरी तरह झुलस चुका था और अंत में उसने अपनी सांसें तोड़ दी। दिन में जब यह खबर मधुबाला के घर वालों को लगी तो मानो उनके ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी यूँ हम सबको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। माँ, पिताजी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मधुबाला की माँ ने जैसे ही ये सुना वह वहीं पर बेहोश हो गई। माँ, उठो माँ, पापा सदा हमारे साथ है। वो हमारे दिल में है। वो हम सबको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन उसकी माँ को होश नहीं आता है। मधुबाला गांव के ही एक डॉक्टर को बुलाकर लाती है। चेक करने के बाद डॉक्टर कहती है, इन्हें हार्ट अटैक आया है। घबराने की कोई बात नहीं है। अभी मैंने उन्हें दवाई दे दी है और ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें तुम ले आना। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, इन्हें अब दोबारा से किसी बात का टेंशन ना हो। जितना हो सके अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करना। बाकी कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है डॉक्टर। इतना बोलकर डॉक्टर चली जाती है। हे भगवान, तुमने हम गरीबों के साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया? अब हमारा क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? अब मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी? एक ही तो सहारा था, तुमने उसे ही छीन लिया। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैंने पिताजी से सिलाई का काम अच्छे से सीख लिया था। अब से मैं बुटीक जाकर कपड़े सिलने का काम करूँगी और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको और अपनी छोटी बहन को कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। तू अकेली ये सब कैसे करेगी बेटी? हमारी दुकान तो पूरी तरीके से जल चुकी है। ना तो उसमें एक भी कपड़े बचे हैं, ना ही कोई सिलाई मशीन बची है। अब तू इतने पैसे कहाँ से लाएगी? माँ, कुछ दिनों के लिए हम इस घर को गिरवी रख देते हैं। जैसे ही हमारा काम चलेगा, सबसे पहले हम उन पैसों से अपना घर छुड़ा लेंगे। माँ, मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। और देखना, मैं इतने सारे पैसे कमाऊंगी कि आपको जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। और मैं आपका इलाज भी शहर के अच्छे हॉस्पिटल में करवाऊंगी और जिया का एडमिशन भी सबसे अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। मैं पापा का हर सपना पूरा करूंगी। माँ, बेटा, ये घर तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ सकती, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम जल्दी ही घर छुड़ा लोगी। ये लो घर के कागज। मधुबाला घर के पेपर्स लेकर
सेठ के यहाँ गिरवी रखकर पैसे ले आती है और दोबारा से अपना बुटीक स्टार्ट करती है। मधुबाला को बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे और ब्लाउज सिलना आता था। वहीं उसके दुकान के सामने एक बहुत बड़ा बुटीक था, जो अब मधुबाला की बुटीक बंद होने के बाद से अच्छा खासा चलने लगा था। जब उस बुटीक की मालकिन सुशीला को ये पता चलता है कि मधुबाला ने दोबारा से अपने पापा के काम को करने की सोच रही है, तो वह टेंशन में आ जाती है। अगर मधुबाला ने यहाँ अपना काम फिर से स्टार्ट किया तो फिर मेरा धंधा फिर से बंद हो जाएगा। मुझे किसी तरह इसको यहाँ दुकान खोलने से रोकना होगा। यह सोचकर सुशीला मधुबाला की दुकान पर जाती है और बोलती है, मधुबाला बेटा, तुम्हारा बुटीक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बेटा, यहाँ मेरा भी बुटीक है और मेरी बुटीक के सामने तुम्हारे ये छोटे से बुटीक में कपड़े सिलवाने कोई नहीं आएगा। बेटा देख, मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ, तुम अपना बुटीक कहीं और जाकर खोलो, यहाँ पर तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है। सुशीला मैडम, यहाँ पर किसका काम चलेगा और किसका काम नहीं चलेगा, ये डर तो आपकी बातों से मुझे साफ जाहिर हो रहा है। वैसे मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। आप जाकर अपने काम और अपने लोगों पर ध्यान दीजिए। मैडम, आपको मुझसे किस बात का डर लग रहा है? अगर आपके यहाँ ज्यादा कस्टमर आते हैं और आप अच्छे कपड़े सिलती हो तो लोग आपके पास ही कपड़े सिलवाने आएंगे ना। आपको इस तरह मुझसे डरने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी यह मेरे पापा की दुकान है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आज मेरी दुकान का पहला दिन है और मुझे यहाँ बहुत सारे काम करने हैं। आप प्लीज यहाँ से जाइए, आपके कस्टमर आपका इंतजार कर रहे होंगे। मधुबाला का ऐसा जवाब सुनकर सुशीला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और मन ही मन वह सोचती है, मधुबाला की बच्ची, आखिर तू अपने आप को समझती क्या है? मैं तुझे यहाँ किसी भी हाल में टिकने नहीं दूंगी। बस तू देखती जा आगे आगे होता है क्या। ऐसा बोलकर सुशीला वहाँ से चली जाती है और वह मधुबाला की बुटीक पर नजर रखने लगती है। मधुबाला की सिलाई में जैसे मानो जादू था। वह बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाती थी, जिससे हर कोई मधुबाला के सिले कपड़ों की खूब तारीफ करते हैं और धीरे धीरे करके सभी कस्टमर अब मधुबाला से ही कपड़े सिलाने लगते हैं। एक दिन मधुबाला की दुकान पर एक सेठानी आती है। मधुबाला, मैंने तुम्हारा बहुत ही नाम सुना है, तुम वाकई बहुत ही अच्छा कपड़ा सिलती हो। मेरे घर में शादी का फंक्शन है और हमारे फंक्शन में सबको एक जैसे ही साड़ी पहननी है। तुम मुझे 101 जैसा ब्लाउज बनाकर 10 दिनों के अंदर दे सकती हो। पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए पूरे 50,000 रुपए दूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समझ लीजिए आपका काम हो गया। मैं आपको टाइम से पहले ही ब्लाउज और साड़ी पूरी तरीके से तैयार करके दे दूंगी। इतना बोलकर वो सेठानी वहाँ से चली जाती है और मधुबाला अपने कामों में लग जाती है। मधुबाला बेटा, आ गई? चल, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म राजमा चावल बनाए हैं, चलो खाते हैं। वाह माँ, आपको कैसे पता आज मेरा राजमा चावल खाने का मन कर रहा था? माँ हूँ ना, बिना कहे ही तुम दोनों की मन की बात जान जाती हूँ। और बता, काम कैसा चल रहा है? काम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है माँ। आज मुझे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है और देखना, पेमेंट मिलते ही सबसे पहले ये घर गिरवी से छुड़ाऊंगी। और मैंने मास्टर जी से भी बात कर ली है, कल ही स्कूल जाकर जिया का दाखिला भी करवा दूंगी। माँ, अब से आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। अब सिर्फ अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। इधर मधुबाला दिन रात मेहनत करके पूरे 100 साड़ी और ब्लाउज सिलकर तैयार कर देती है। यह बात जब सुशीला को पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाती है। पहले इसके बाप की वजह से मेरा बुटीक नहीं चल रहा था और अब यह आ गई है। इसकी वजह से कोई भी कस्टमर मेरी दुकान में नहीं आता। आज अगर इसने उस सेठानी का ऑर्डर बनाकर दे दिया फिर तो यह मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी और इसका बुटीक और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह से इसे यह ऑर्डर तैयार करने से रोकना होगा। इधर मधुबाला अपना सारा ऑर्डर तैयार कर लेती है।
ये सारे ऑर्डर तो तैयार हो गए हैं और कल मुझे इसकी पेमेंट भी मिल जाएगी। फिर हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। खुशी खुशी मधुबाला दुकान बंद करके अपने घर चली जाती है। तभी सुशीला चुपके से उसके दुकान के अंदर बहुत सारे चूहे छोड़ देती है। इधर मधुबाला खुशी खुशी अपने घर आती है। देखो माँ, मैं आपकी मनपसंद मिठाई लेकर आई हूँ। जिया, तुम्हें रसगुल्ले बहुत पसंद है ना? ये लो, इसे खाओ। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? पहले पैसे तो आ जाने देती, फिर खर्चा करती। अरे माँ, बस समझ लो पैसे आ गए। बस कल का दिन हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सुशीला उसकी खुशियों पर ग्रहण लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसने जो चूहे मधुबाला के दुकान में छोड़े थे, वे सारे चूहे मिलकर मधुबाला का बनाया हुआ सारा कपड़ा पूरी रात में कुतर देता है। दूसरे दिन मधुबाला खुशी खुशी अपनी बुटीक पर जाती है और तभी सेठानी भी अपने कपड़े लेने पहुंचती है। पर जैसे ही मधुबाला सेठानी को कपड़े देती है, कपड़े देखकर सेठानी आग बबूला हो जाती है। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा! ये क्या किया तुमने मेरे कपड़ों के साथ? मेरा इतना महंगा कपड़ा तुमने चूहों से कटवा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरे सारे कपड़ों के पैसे चाहिए। पिछली बार तो गांव वालों ने तुम्हारे बाप को माफ कर दिया था, लेकिन इस बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तुम दोनों बाप बेटी हो ही लापरवाह। बाप ने लापरवाही में दुकान जला दिया और बेटी ने कपड़ों को चूहे से कटवा दिया। मेरी हिम्मत मारी गई थी जब मैं लोगों की बातों में आकर तुम्हारे पास कपड़े सिलवाने आ गई। मुझे अब मेरे कपड़ों का हर्जाना दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। देखिए सेठानी जी, मुझे नहीं पता ये सब अचानक कैसे हो गया। कल तक तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था। पता नहीं रात भर में इतने सारे चूहे मेरी दुकान में कैसे आ गया। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय दे रही हूँ। अगर कल तक तूने मेरे पैसे नहीं दिए, फिर तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर सेठानी वहाँ से चली जाती है। मधुबाला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक उसके साथ कैसे हो गया। मधुबाला जोर जोर से रोने लगती है और वहीं दूसरी तरफ मधुबाला को इतना दुखी देखकर सुशीला बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मुझसे पंगा लेने चली थी, अब इसे अपनी असली औकात याद आएगी। बड़ी आई थी बुटीक चलाने वाली, अब मैं भी देखती हूँ ये इस सेठानी के पैसे कहाँ से ला कर देती है। सुशीला मधुबाला की बर्बादी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और मधुबाला बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वह रोते हुए बस चलती जा रही थी। अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? मैंने पहले ही घर गिरवी रख रखा है। माँ की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती। घर पर एक छोटी बहन भी है। मैं ठीक तरह से अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पाई। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं घर गिरवी से छुड़वा लाऊंगी और उनका इलाज करवाऊंगी। बहन से वादा किया था मैं उसका दाखिला एक स्कूल में करवाऊंगी। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई। ऊपर से मेरे हाथ से घर भी चला गया, बुटीक भी चली गई। अब तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए। मैं सेठानी के इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दूंगी? हे ऊपर वाले, तो हम गरीबों के साथ इतना बुरा क्यों करता है? अभी अभी तो खुशियाँ आने वाली थी, अचानक सब कुछ खत्म हो गया। मधुबाला रोते हुए चलती जा रही थी। तभी उसे वहाँ 3 साड़ियों का घर दिखाई देता है। साड़ी का घर देखकर मधुबाला हैरान हो जाती है। तभी पहले साड़ी घर से आवाज आती है, मधुबाला मेरे घर के अंदर आओ, यहाँ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत रुपया पैसा सब मिलेगा। तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है ना? आओ मेरे घर के अंदर आओ। तभी दूसरे साड़ी घर से आवाज आती है, मधुबाला तुम इसकी बातों में मत आओ, मेरे घर में आओ। यहाँ तुम्हें जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। तुम मेरे घर में आराम से एक महारानी की तरह जिंदगी गुजार सकती हो। तुम मेरे इस जादुई साड़ी के घर की मालकिन बनकर मेरे जादुई घर में हमेशा के लिए रह सकती हो। आओ मेरे घर के अंदर आओ। उसके बाद तीसरी साड़ी के घर में से आवाज आती है, मधुबाला
मेरे घर में एक बूढ़ी अम्मा है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। वह कई दिनों से प्यासी है मगर उन्हें पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। क्या तुम मेरे घर में आकर उस अम्मा की मदद करोगी? यह सुनने के बाद मधुबाला कहती है, जादुई साड़ी के घर, मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी हूँ। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे लिए पैसा किसी की जान से बढ़कर नहीं है। मैं तीसरे जादुई साड़ी के घर में आकर उस अम्मा की मदद करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जरूरतमंदों की मदद करने वालों की ईश्वर स्वयं मदद करते हैं। मधुबाला तीसरे जादुई साड़ी के घर के अंदर चली जाती है। उस घर के अंदर बहुत ही ज्यादा धन दौलत था। हर तरफ सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और हीरे मोती थे। तभी उस जादुई साड़ी घर से आवाज आती है, मधुबाला, हम तीनों जादुई साड़ी के घर तुमसे बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम हमारी परीक्षा में बिल्कुल खड़ी उतरी हो। तुम एक बहुत ही नेक दिल लड़की हो। तुम इतनी ज्यादा परेशानी में होते हुए भी तुमने एक जरूरतमंद अम्मा की मदद करने की सोची। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। तुम मुझे अपने साथ यहाँ से ले चलो। इस घर में तुम्हें किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी। इतना बोलकर वह जादुई साड़ी का घर अपना आकार छोटा कर लेता है और फिर मधुबाला खुशी खुशी उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है। घर आकर मधुबाला अपनी माँ से उस जादुई साड़ी के घर के बारे में बताती है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर मधुबाला उस जादुई साड़ी के घर की मदद से सबके पैसे लौटा देती है और फिर अपना एक बहुत ही बड़ा बुटीक खोलती है। यह देखकर सुशीला सोचती है, यह मधुबाला की बच्ची इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई? मैंने तो इसे बर्बाद कर दिया था, फिर अचानक इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? सुशीला मधुबाला का पीछा करते हुए उसके घर पर जाती है तो उसे पता चलता है कि यह सब उस जादुई साड़ी के घर की वजह से हुआ है। तभी वो रात को उस जादुई साड़ी के घर को चुराने का प्लान बनाती है और जैसे ही वो अपने गुंडों के साथ उस घर को चुराने की कोशिश करती है, तभी उस जादुई साड़ी के घर से बहुत सारे सांप निकलकर सुशीला और उसके साथी को डस लेता है और इस तरह सुशीला को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।